हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस्ड बाय इंडिया। आप देखिए, खुद सोच के देखिए कि किस तरह के नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आजकल जो है हर कंट्री फेस कर रही है और इंडिया भी फेस कर रही है। हमारे लिए मेन जो इंडियन पर्सपेक्टिव से रहता है, तो आप सोच के देखेंगे तो टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, लैंड डिजर्टिफिकेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं। बहुत सी कंट्रीज जो है, आइलैंड कंट्रीज जो है, वो कुछ टाइम के बाद जो है पूरी तरह जो है पानी में मिल जाएंगी, समुद्र में मिल जाएंगी। हमारा जो इंदिरा पॉइंट था वो भी जो है आज की डेट में समुद्र में मिल चुका है, अंडमान और निकोबार का। तो इस तरह से फेक करेंसीज का इशू हमारी कंट्री लगातार फेस करती है, ह्यूमन सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी। तो पूरा का पूरे इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बता दूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी मेंस एज वेल एज स्टेट पीएससी मेंस के लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है, तो बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा और पेन डाउन जो आप कर लीजिए। बहुत ही ईजी ये टॉपिक रहता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में इस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो हमारे पास वहां पर पॉइंट्स नहीं होते हैं लिखने के लिए, क्योंकि हमने जो है इन टॉपिक्स के ऊपर जो है से डिस्कशन नहीं की होती है। तो आज मैं जो हूँ आपको जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि व्हाट आर दी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस्ड बाय द इंडिया। तो देखिए, काफी इजी ये टॉपिक है। एक बार अगर आप इस लेक्चर को सुन लेंगे तो एग्जामिनेशन में अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो डेफिनेटली जो है आप इसका जो है आंसर जो है बहुत ही अच्छा लिखेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो देखिए, नॉन ट्रेडिशनल, देखिए ट्रेडिशनल होता है परंपरागत या जो ट्रेडिशनली चला हुआ है, परंपरागत जो चला हुआ है उसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं। नॉन ट्रेडिशनल जो पहले सिक्योरिटी इश्यूज नहीं थे। देखिए, पहले जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं जनरल स्टेट के बीच में होते रहते थे कि अपने बाउंड्री को लेके इशू है, अपने जो स्टेट प्रोटेक्शन करनी है, डिफेंस करना है, मिलिट्री के ऊपर जो है खर्च करना है, उस तरह के जो है थ्रेड्स जो है देखे गए। लेकिन बाद में जो है नए नए थ्रेड्स जो सामने आने शुरू हुए, जिसमें टेररिज्म आया, उसमें फिडाइन अटैक्स यानी कि सेल्फ सेक्रीफाइस कर देना है, उसकी वजह से बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स आ रहे हैं। आज डेट में देखिए इन्फेक्शियस डिजीजेज चल रहे हैं। ऐसा जो साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें इनएक्टिव हैं, और जिस तरह से अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो और ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, वो ग्लेशियर में जो है फंसे हैं अभी, ऐसा माना जाता है। तो उनके मेल्ट होने से जो है नए आपके जो वायरसेस हैं वो जो एक्टिव हो सकते हैं। हवाना सिंड्रोम जो है क्यूबा में जो है सबसे पहले जो है क्यूबा से उसका का केस जो है सबसे पहले निकला। तो हवाना सिंड्रोम से एटलीस्ट 130 डिप्लोमेट्स और जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं यूएसए के, वो सफर कर रहे हैं हवाना सिंड्रोम में। तो माइक्रोवेव्स की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि उनके जो माइंड है उसमें जो है प्रॉब्लम्स आ गई है, वो मेंटली जो है डिस्टर्ब हो गए हैं। तो देखिए, माइक्रोवेव वेपन का यूज हो रहा है, केमिकल्स वेपन का यूज हो रहा है, बायोलॉजिकल वेपन का यूज हो रहा है। दिस आर ऑल दी नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स। तो देखिए, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं ऐसे चैलेंजेस टू द सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑफ पीपल्स एंड स्टेट्स, यानी कि राज्य और लोगों के सर्वाइवल और वेलबींग में जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, जो कि प्राइमरली नॉन मिलिट्री सोर्सेज से जो है अराइज होते हैं, जिनका मिलिट्री ओरिजिन नहीं होता है, वो नॉन मिलिट्री सोर्स से होते हैं, उनको हम जो है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज जो है बोल देते हैं। और ये जो है सर्वाइवल ऑफ वेलबींग, सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑफ पीपल्स एज वेल एज सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑफ स्टेट या कंट्री के लिए जो है एक थ्रेट होते हैं, एक जो है खतरा होते हैं। तो इनको हम जो है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज जो है हम इनको जो है बोल देते हैं। और जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज जो नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट का मतलब यहाँ पर जो किसी कंट्री से लिया जाता है, तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जो सिक्योरिटी इश्यूज जो पैदा होते हैं, दीज आर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज। हम इस टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव से। और मैं आपको भी कहूंगा कि आप जो है सोचते रहिए खुद में कि किस तरह के नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आप अपने आसपास देख रहे हैं। तो आप क्लाइमेट चेंज महसूस कर सकते हैं अपने आसपास। मौसम जो है काफी ज्यादा चेंज हो गया है। जब बारिश चाहिए होती है तो बारिश नहीं होती, तब सूखा पड़ जाता है, और जब बारिश नहीं चाहिए होती तो बारिश होती है। रेनफॉल का पैटर्न हमारा चेंज हो गया है। तो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो वन बाई वन हम इनको जो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, भारत जो है बहुत सारे जो है आज की डेट में जो है नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी जो इश्यूज हैं उनको जो फेस कर रहा है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फूड सिक्योरिटी का। तो देखिए, हमें पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है भारत की वो लगातार बढ़ रही है, और 2050 तक ये मानना है हमारा कि जो जिस हिसाब से जो है आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, 2050 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं होगी। 2050 और उसके बाद जो है ऐसा मानना है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसके बाद जो स्टेबल होगी। तो राइजिंग पॉपुलेशन है, तो नेचुरली जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो अ, उनको रहने के लिए घर चाहिए होते हैं, तो घर बनाने के लिए जगह भी एक्वायर होती है, एग्रीकल्चर लैंड कम होता है, फिर उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी जो है बढ़ता है, और
फूड और वाटर की डिमांड जो है बढ़ती है, तो फूड सिक्योरिटी नेचुरली एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है आज हमें एक देखने को मिलता है। तो देखिए मेंस आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके पास जो है डेफिनेशन उस चीज की होनी चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटी का मतलब है व्हेन ऑल पीपल एट ऑल द टाइम्स हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक access to sufficient safe and nutritious food to meet their dietary needs इज कॉल्ड, आप बोल सकते हैं, फूड सिक्योरिटी। उसके बाद देखिए एंड फूड प्रेफरेंसेस जो रहती है फॉर एन एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ, ये इतना देने की आप जरूरत नहीं। आप सिंपल बोल सकते हैं कि जब ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू दी सफिशिएंट सेफ न्यूट्रिशियस एंड हेल्थी फूड विच मीट देयर डेली डाइटरी नीड्स, उसको हम फूड सिक्योरिटी जो बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के सामने फूड सिक्योरिटी, उसको डिस्कस कर लिया। सेकंड वन इज क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑल्सो जो है एक नॉन ट्रेडिशनल जो है सिक्योरिटी थ्रेट हमें देखने को मिलता है। हाउ क्लाइमेट चेंजेस, हु आर रिस्पॉन्सिबल? ह्यूमन बींग्स आर solely रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, देखिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, बहुत सा लैंड हमारा जो है वाटर के अंदर जा रहा है। जो केमिकल्स हम यूज करते हैं, इधर उधर हम कूड़ा करकट फेंकते हैं, उससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अगर लैंड ही डिग्रेड हो जाएगा तो हम खाएंगे क्या? क्योंकि जो खाना जो है वो पैदा तो धरती ही करेगी। फॉरेस्ट फायर्स हम करते हैं, डिफोरेस्टेशन हो रही है, लगातार हम पेड़ काटे जा रहे हैं, तो पेड़ काटते रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा एक्यूट शॉर्टेज जो है ऑक्सीजन की जो है इस कोविड-19 सेकंड वेव में हमें देखने को मिल रही है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं, डिजास्टर्स जो है बढ़ गए हैं, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो गया है, और इवन जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है उसमें भी जो है मिलियन सेकंड्स का जो फर्क पड़ गया है। नासा की रिसेंट स्टडी ने जो है इसमें बताया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर तक जो है डिस्प्लेस हो चुके हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से, और जो टेम्परेचर है वो लगातार जो इंक्रीज कर रहा है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लांट एटलीस्ट 1 ट्री अ ईयर। जो इंडस्ट्रियल जो वेट्स हैं वाटर में जो उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं, वाटर कंटेमिनेशन हो रही है। ओजोन लेयर जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही है, उसकी जो विड्थ है वो लगातार कम हो रही है। उसमें होल भी जो अंटार्कटिका के ऊपर जो ऑब्जर्व किया गया था। तो कुछ एक जो कन्वेंशन जो रहती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि रियो जो अर्थ समिट हुई है 1992 की, इसमें देखिए 3 ट्रीटीज उसमें साइन हुई। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन होता है जो इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल जो लॉस जो हो जाता है इन द प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी ऑफ द लैंड ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, तो उसको डिजर्टिफिकेशन बोल देते हैं। और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 3 जो कन्वेंशन है ये यहाँ पर जो साइन हुई थी। उसके बाद जो है क्योटो प्रोटोकॉल रहता है, या आप रिमाइंड कर लें, आप लिख सकते हैं इनको, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 11 दिसंबर, डेट काफी इंपॉर्टेंट रहती है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जो जगह है जापान में, तो 11 दिसंबर 1997 को जो है क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था फॉर द रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज emissions। उसके बाद आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलता है कि रिडक्शन करनी है हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ऐसे सब्सटेंसेस की जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका जो है 1987 में जो है साइन हुआ था। और किगाली अमेंडमेंट जो हमें इसमें देखने को मिलती है, किगाली अमेंडमेंट जो इसमें जो 2015 में जो 2016 में सॉरी अमेंडमेंट हुई थी। फिर पेरिस क्लाइमेट समिट रहती है 2015 की। तो पेरिस क्लाइमेट समिट जो है बोलती है कि आप जो है नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो है डिक्लेयर कीजिए, एनडीसी। तो जो इंडिया है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम जो है अप टू 33% जो मिशन रहती है हमारी फ्रॉम ग्रीन हाउस गैसेज, इनको जो कम करेंगे बाई अप टू 2030। वाटर स्केर्सिटी एंड कंटेमिनेशन आप समझ ही सकते हैं, इसमें आपने मिनीमाटा जो प्रोटोकॉल है जो कि मरकरी की पॉइजनिंग हो गई थी जापान में, तो मिनीमाटा कन्वेंशन की गई थी सिलेक्टेड 2013 की। तो उसमें आपने ध्यान में रखना। और आपको पता ही है कि पानी की भी लगातार कम हो रही है, काफी पानी देखिए उतना ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि ग्लेशियर से पानी मेल्ट होकर समुद्र में जा रहा है, तो काफी ज्यादा जो नमकीन है उसके साथ साथ काफी ज्यादा कंटेमिनेशन, काफी ज्यादा केमिकल्स जो है वाटर में लगातार मिलते जा रहे हैं। रिसेंटली न्यूज आई थी कि बहुत सारी डेड बॉडीज जो है हमें गंगा रिवर में जो देखने को मिली थी।
तो देखिए इसमें सबसे अच्छी जो कंट्री है जिसके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं दैट इज इसराइल। इसराइल में आपको बताया कि गाजा और इसराइल के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट जो चली हुई है हमास और इसराइल के बीच में। तो इसराइल के जो डीसेलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी जो काफ़ी अच्छी है। डेनमार्क का जो मॉडल रहता है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी इश्यूज की अगर हम बात करें तो देखिए मिडिल ईस्ट रीजन के बारे में जो आपने जो है सुना होगा। मैं मिडिल ईस्ट रीजन जो रहता है आपको उसको मैप में दिखाता हूँ। देखिए तो मिडिल ईस्ट जो रीजन है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टेबिलिटी जो देखने को मिलती है। इसराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट के पार्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आज की डेट में इस रीजन में हम देखने को मिल रही है। और मेजर जो ऑयल सप्लाई जो कंट्री आपको मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगी। तो अब देखिए इंडिया है, इंडिया में गाड़ियाँ चलती हैं, पेट्रोल डीजल की मौजूद है, एनर्जी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। तो एनर्जी सिक्योरिटी भी जो है एक जो है नॉन ट्रेडिशनल जो है सिक्योरिटी थ्रेड जो बना हुआ है एक। और प्राइस जो रहते हैं डीजल और पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं। कई बार इंटरनेशनल मार्केट में जो है क्रूड ऑयल की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, कई बार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी जो है एक सिक्योरिटी इशू जो है नॉन ट्रेडिशनल बना। तो मिडिल ईस्ट रीजन को आप एक बार जो मैप में देख लीजिए। तो दिस इज अवर लविंग इंडिया। तो यहाँ से हम जब वेस्ट की तरफ, वेस्ट एशिया की तरफ मूव करेंगे तो देखिए जो कंट्रीज हैं मैं बता देता हूँ आपको। इजिप्ट जो जो रहता है ये मिडिल ईस्ट में जो है इजिप्ट को जो काउंट किया जाता है। तो इजिप्ट, इसराइल, पैलेस्टीन, लेबनान, सीरिया, टर्की, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, फिर आपको यहाँ पर बहरीन देखने को मिलेगा, फिर कतर, फिर यूएई, ओमान एंड यमन। ये जो रीजन रहता है इस रीजन को जो है, ये जो रीजन आपका इजिप्ट से होते हुए इस तरह से जो टर्की, सीरिया, ईरान, इराक, ईरान तक यहाँ तक जाएगा, ये इस रीजन को हम जो मिडिल ईस्ट रीजन जो है बोलते हैं। और ध्यान रखना स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है आपकी ओमान, ये टेरिटरी जो मैं जहां पर मेरा कर्सर है ये ओमान की टेरिटरी है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है ईरान और ओमान के बीच में और पर्शियन गल्फ को गुल्फ ऑफ ओमान के साथ जो कनेक्ट करेगी। स्टेट बलर मंदी जो आपको डिजिबोटी और यमन के बीच में देखने को मिलेगी, रेड सी को गुल्फ ऑफ एडेन के साथ कनेक्ट करेगी। और इजिप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कनाल रहती है दैट इज सुएज कनाल, जो कि 1869 में जो ओपन की गई थी, मेडिटेरेनियन सी को जो रेड सी के साथ जो कनेक्ट करती है। तो यहाँ से मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर आपको सुएज कनाल देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुल्फ ऑफ एक्यूबा। और ये जो पेनिसुला है इजिप्ट का, ये काफी फेमस पेनिसुला है, इट इज सिनाई पेनिसुला। 1967 में जो इसराइल के साथ 6 अरब कंट्रीज ने जो है वार किया था, तो उस दौरान जो इसराइल ने जो है इजिप्ट को जो है का जो सिनाई पेनिसुला है वो अपने अंडर जो ले लिया था। बाद में 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए थे, जिसके तहत इजिप्ट ने जो है डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर दिया था इसराइल एज अ कंट्री, और इसराइल ने फिर इनको जो इनका सिनाई पेनिसुला जो लौटा दिया था। इसराइल और सीरिया के बीच में ये जो आपको रीजन देखने को मिले थे गोलान हाइट्स, और गोलान हाइट्स 1967 से जो इसराइल ने जो है अपने कब्जे में रखा हुआ है। ये पहले जो है सीरिया को जो बिलोंग करता था। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन सीरिया एंड इसराइल। और इसराइल और जॉर्डन के बीच में यहाँ पर आपको जो है डेड सी देखने को मिलेगा, और दिस इज द वेस्ट बैंक, और ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी गाजा स्ट्रिप। तो जो हमास के साथ आजकल जो मेनली जो लड़ाई जो चली हुई है वो जो है इस रीजन और इसराइल के बीच में देखने को मिलती है। तो ये जो वेस्ट बैंक है और ये जो गाजा स्ट्रिप है, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो ये जो वेस्ट बैंक है और ये जो गाजा स्ट्रिप ये जो रहती है ये पैलेस्टीन को बिलोंग करती है। ईस्ट जेरूशलम जो है इन प्रेजेंटली जो है कैपिटल रहती है पैलेस्टीन की, और वेस्ट जेरूशलम इसराइल की। और अल अक्सा जो मॉस्क्यू है वहां पर जो अटैक किया गया था इसराइल फोर्सेस के द्वारा, पर वहां पर रेड जो है एक की गई थी इसराइल फोर्सेस के द्वारा, जिसके बाद ये डिस्प्यूट जो है यहाँ पर पैदा हो गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। आपको पता होना चाहिए कि इसराइल बॉर्डर शेयर करेगा इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, पैलेस्टीन के साथ, सीरिया के साथ। और लेबनान एक काफी इंटरेस्टिंग कंट्री है, इसकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो क्रिश्चियन है और हाफ ऑफ द मुस्लिम है। तो ये भी आपके यहाँ देखने को मिलेगी, कैपिटल बेरेट। तो ये रीजन देखिए काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की जो संभावना जो काफी ज्यादा जो है हो जाती है। तो इसराइल की जो डीसेलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि समुद्र के पानी को जो है डीसेलाइन करके पीना, वो काफी अच्छी है। ये 90-95% जो वाटर है इनकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है समुद्र से ही पूरी होती है, डीसेलिनाइजेशन से ही जो उसको जो अपने पूरी करते हैं। और देखिए इंडिया का स्टैंड हमेशा इसराइल और पैलेस्टीन को लेकर रहता है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ दी कंट्रीज। और ध्यान रखना एनएम जिसका फाउंडिंग मेंबर जो इंडिया है उसने हमेशा पैलेस्टीन का सपोर्ट किया हुआ है एज कम्पेयर टू इसराइल। लेकिन अभी जो रिसेंट जो स्टेटमेंट जो इंडिया के द्वारा दी गई है रिगार्डिंग द कन्फ्लिक्ट इन बिटवीन इसराइल एंड गाजा, हमास के बीच में, तो उसमें हल्की सी वो टिल्टिंग है टुवार्ड्स इसराइल, यानी कि इसराइल का हम जो है फेवर करें। तो वाटर स्कैर्सिटी और कंस्ट्रक्शन, एनर्जी सिक्योरिटी और इश्यूज भी होंगे। इसके बाद आजकल जो नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट चला हुआ दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज। आजकल देखिए नई नई बीमारी चलती है, कभी आपका जो है स्वाइन फ्लू न्यूज में आ जाता है, कभी H1N1 स्वाइन फ्लू आ जाता है, बर्ड फ्लू है। तो बहुत सारी बीमारी चली हुई है आजकल, ब्लैक फंगस चला हुआ है, कोविड-19 तो काफी ज्यादा न्यूज में चल, तो कोरोना तो काफी ज्यादा न्यूज में है। तो इस तरह से इन्फेक्शियस डिजीज भी जो है काफी बड़े सिक्योरिटी थ्रेट जो है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, नई नई बीमारियां हर साल जो है सुनने को मिलती है। और कोविड-19 तो हम लगातार 2 सालों से जो है सुन रहे हैं, और इसने जो है लाइफस्टाइल ही चेंज कर दी है, सब इससे काफी ज्यादा परेशान है। मैं खुद परेशान हूँ, हम चाहते हैं कि नॉर्मल डेज जो है इससे रिलेटेड जो आ जाए। तो इस तरह से इन्फेक्शियस डिजीज भी काफी बड़ी जो है एक जो है
नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इशू है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि वो अब तक इनएक्टिव हैं। हो सकता है वो ग्लेशियर्स के नीचे दबे हों, वो जो है अगर ग्लोबल वार्मिंग वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो गया, अगर वो एक्टिव हो गए तो दे मे कॉज डिस्ट्रक्शन। और काफ़ी ज़्यादा हम डिजीज़ जो है एनिमल्स में भी जो है साथ जो सुनते हैं। और देखिए वन हेल्थ का कांसेप्ट आपने सुना होगा, इसके बारे में आपको बताऊँ, जीए आपसे मेंस में पूछा जाता है। वन हेल्थ का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट है, एनिमल्स हैं और ह्यूमन्स हैं, इनकी हेल्थ जो है रिलेटेड है। तो हमें एनिमल्स और ह्यूमन्स की दोनों की हेल्थ के ऊपर जो साथ-साथ में जो फोकस है करना चाहिए। उसके बाद डिज़ास्टर, तो डिज़ास्टर तो आपको पता है कि आज की डेट में जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कभी भी जो है डिज़ास्टर हो जाते हैं, सुनामी आ जाती है और फ्लड जो है एक बहुत बड़ा कारण है ह्यूमन इंटरवेंशन का भी एनवायरनमेंट। देखिए बड़े स्केल पे ग्लोबल वार्मिंग और स्नो मेल्टिंग की अगर हम बात करें और उसकी वजह से फ्लड आ रही है, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो छोटी-छोटी जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो कि पानी लेके जाती हैं नदियों में, और एटलीस्ट नदियाँ फिर बाद में जो है समुद्र में जाती हैं, जो छोटे-छोटे जो नाले होते हैं, वहाँ पर आज के डेट में हमें इंक्रोचमेंट जो है देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से भी फ्लडिंग जो है हो रही है। उसके बाद इंटरनेशनल टेररिज्म, तो फिडाइन आज की डेट में हमें देखने को फिडाइन अटैक्स आजकल हमें देखने को मिलते हैं। सेल्फ सैक्रिफाइस, यानी कि जो टेररिस्ट आए होते हैं वो इस मोटिव से आए होते हैं कि खुद को सैक्रिफाइस कर देना है और नुकसान भी करना। इतने ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो एक्टिव हो चुके हैं, जैसे हमास है आपका, पैलेस्टीन में एक्टिव है, फिर हिजबुल्ला करके जो है आपको यमन और लेबनान में देखने को मिलेगा। फिर हाउतीज रहते हैं, अलकायदा है, लश्कर तैयबा है, तालिबान है अफगानिस्तान में, बोको हराम नामक आपको टेररिस्ट ग्रुप जो है नाइजीरिया में देखने को मिलेगा। तो इस तरह बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्टिव हो चुके हैं। और फिडाइन एक नई तरह का अटैक चला हुआ है, जिसमें जो है सेल्फ सेक्रीफाइस करने के लिए, यानी कि जो टेररिस्ट होते हैं वो इस तरह से उनका मोटिव होता है, माइंड होता है कि उन्होंने खुद को सेल्फ सेक्रीफाइस करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज तक इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशन टेररिज्म की कोई भी डेफिनेशन अडॉप्ट नहीं कर पाए, कोई भी कन्वेंशन जो है स्ट्रिजेंट कन्वेंशन जो है जो अडॉप्ट नहीं कर पाए। और 9/11 अटैक जो आपके यूएसए में हुए, और 26/11 अटैक जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए 2008 में, वो आप रिसेंट एग्जाम्पल जो देख सकते हैं। इलीगल माइग्रेशन होती है हमारी कंट्री में भी, इलीगल माइग्रेशन काफी ज्यादा होती है फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज सच एज बांग्लादेश, इवन नेपाल, भूटान से भी हमारी कंट्री में इलीगल माइग्रेशन जो है हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज क्राइम हमारी कंट्री में काफी ज्यादा जो है बढ़ गया है। नेशनल और ट्रांसनेशनल है। नेशनल मतलब जो हमारी डोमेस्टिक कंट्रीज होता है, ट्रांसनेशनल जो दूसरी कंट्री से ऑपरेट होता है। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम में आप जो है फेक करेंसी, काउंटरफिट करेंसी जो है इंजेक्ट कर दी जाती है इकोनॉमी में, विच इज वेरी डेंजरस टू अवर इकोनॉमी। ह्यूमन सिक्योरिटी इश्यूज जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसमें वुमेन सिक्योरिटी की जो है काफी बड़ी जो है चिंता रहती है। दिल्ली में आप निर्भया गैंग रेप देख सकते हैं, बहुत सारे रेप्स जो है हमारी कंट्री में होते हैं आए दिन। तो ये भी एक सिक्योरिटी इशू बना हुआ। पॉवर्टी, तो देखिए लगातार जो है इनक्वालिटी बढ़ रही है। गिनी कोएफिशिएंट जो हमारी कंट्री का लगातार इंक्रीज हो रहा है। गिनी कोएफिशिएंट होता है जो इनक्वालिटी को मेजर करता है, और 0 to 1 से इसकी वैल्यू जो है मेजर की जाती है। 0 अगर गिनी कोएफिशिएंट होगा तो बहुत अच्छी मतलब इक्वालिटी है, मतलब सबके पास जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स हैं, और जितना ज्यादा गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इनक्वालिटी उस कंट्री में हमें देखने को मिलती है। फिर न्यूक्लियर सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है, तो जो न्यूक्लियर जो मटीरियल, अब जैसे इंडिया में रिसेंटली न्यूज आई कि आई थिंक ऑलमोस्ट 8 kg ऑफ यूरेनियम जो महाराष्ट्र में जो है सीज किया गया। तो किस तरह से यूरेनियम जो है इस तरह से जो लोगों के हाथों में जा रहा है, वो कॉज ऑफ कंसर्न है। तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी इशू है, जो भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट है वो भी जो है कॉज ऑफ कंसर्न रहते हैं। और न्यूक्लियर सिक्योरिटी इशू का सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की अगर टेक्नोलॉजी अगर टेररिस्ट के हाथ में लग जाती है, तो ये भी जो ह्यूमैनिटिकली जो है बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक जो है हो सकता है। केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, और माइक्रोवेव वेपन है। तो देखिए केमिकल वेपन तो आप सिंपली समझ सकते हैं, जिस तरह कोई केमिकल है जो स्किन वगैरह को जला दे, जैसे टीयर गैस हो गई, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। उसके बाद बायोलॉजिकल वेपन की हम बात करें तो बायोलॉजिकल वेपन का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया, वायरसेस को एज अ वेपन के रूप में यूज करना। आप देखिए एक ऐसे वार के बारे में सोचिए कि किसी कंट्री के पास बायोलॉजिकल वेपन है, दूसरी कंट्री के पास नहीं है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस बैक्टीरिया, वायरस की सबसे पहले अपनी जो पूरी कंट्री है उसको वैक्सीनेशन लगा देंगे, फिर उस बायोलॉजिकल वेपन का यूज करेंगे, तो दूसरी कंट्री के पास मरने का मौका ही नहीं मिलेगा। इट मे बी वेरी डिजास्टर्स। तो बायोलॉजिकल वेपन न्यूज आती है कि यूएसए के पास है, इसराइल के पास है, बहुत सारी डेवलप कंट्रीज के पास बायोलॉजिकल वेपन है, इस तरह से जो है न्यूज जो है क्लेम्स करती हैं। फिर माइक्रोवेव वेपन, अब आपने हेवेना सिंड्रोम जो है काफी ज्यादा न्यूज में चला। हेवेना इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा, तो हेवेना सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा।
और 130 जो डिप्लोमेट्स जो रहते हैं यूएसए के, वो हैवेना सिंड्रोम से ऐसा माना जाता है। ग्रसित हैवेना सिंड्रोम का मतलब है जो माइक्रोवेव्स के कारण ऐसा माना जा रहा है कि उनके जो ब्रेन है उसके उनमें जो कुछ सेल्स या टिश्यूज है वो जो है नष्ट हो गए हैं, और उनका जो मेंटली जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है। उनको अजीब सी आवाजें जो है बैठे बैठे जो है सुनाई देती हैं, वो स्टेबल नहीं है। फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं, जैसे कि ब्लैक मनी हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। आज की डेट में बिटकॉइंस का इशू जो है बना हुआ है, तो ये जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इश्यूज हैं, फेक करेंसीज आप इसमें अगेन ऐड कर सकते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो गया, तो कट्टरपंथी फैलाई जाती है जो फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेटेड जो डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जो हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, तो वहां से वो जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ये करेंगे। जैसे खालिस्तान की मांग होगी, मुस्लिम्स को भड़का देना, शिया सुन्नी मुस्लिम को हिंदुओं के खिलाफ भड़का देना, दंगे करा देना, राइट्स करा देना। तो ये जनरली फॉरेन कंट्रीज से ऑपरेट होता है, और कुछ हमारी कंट्री में ही एंटी सोशल जो एलिमेंट्स है वो बैठे होते हैं, और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में काफी बड़ा जो इशू जो है बना हुआ है। और रिसेंट स्टडीज ये मानती है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो यूनिटी है वो काफी हद तक जो है गिरी है रिसेंट टाइम इंडिया में। तो मैं अर्ज करूंगा सभी सिटीजन से कि हम एक ही हैं, रिलीजन इज जस्ट अ वे ऑफ वर्शिप। हम इसको कभी भी जो है प्रोफेशनल लाइफ और जब हम कंट्रीज के मैटर्स में डील करते हैं तो वहां पर इसको जो नहीं लाना चाहिए। इट इज ओनली टू दी पर्सनल मैटर्स। फिर साइबर क्राइम्स हम काफी ज्यादा डिस्कस इनके बारे में कर चुके हैं। आपके कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल सिस्टम को हैक कर लेना, आपका पर्सनल डाटा चुरा लेना। साइबर क्राइम में देखिए, अगर हम बात करें तो किसी मॉर्फ वीडियोज बना देना, फिर ब्लैकमेलिंग करना। तो रिसेंटली आपने रैंसमवेयर अटैक जो है देखे होंगे यूएसए के जो कॉलोनी पाइपलाइन है उस पर। तो इस तरह से लगातार जो है साइबर अटैक्स भी जो है एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में जो है सामने आ रहे हैं। और लास्ट में आप जब भी मेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो मिसलेनियस आप उसमें जो है डाल दीजिए, और जो भी आप अपने चारों ओर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आज की डेट में देख रहे हैं जिनसे हमारा प्रशासन जो है जूझता है, पुलिस प्रशासन जूझता है, तो वो भी आप उसमें जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इलीगल खेती होती है कैनबिस और ओपियम की। फिर चिट्टा आजकल जो है नया चला हुआ है मार्केट में, ड्रग ट्रैफिकिंग है जो है होती है। फिर माइंड वॉशिंग हो जाती है हमारे यूथ्स की। और इवन आजकल तो गेम्स वगैरह का यूज करके जो है सुसाइड अटेम्प्ट्स करा दिए जाते हैं बच्चों से। तो ऑल दीज आर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो आई होप आपको जो है इसमें जो है कुछ ना कुछ जो है नया जानने को ही मिला होगा। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।